Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC पार्ट 1 की बुक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आप तक सेंड किए गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने एंजाइम की एक्टिविटी का मैकेनिज़्म पढ़ा था, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। आज हम इंशाल्लाह कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं आपसे बात कहा करता हूँ कि आप लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो उसके बाद लेक्चर्स के हवाले से अपना रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं ताकि जितने लोग इस ग्रुप में शामिल होते जाएंगे इंशाल्लाह उतने ही लोगों को फ़ायदा भी होगा और हमारा ये जो बायोलॉजी सीखने का सफ़र है ये मज़ीद खूबसूरत होता चला जाएगा। तो बिला तख़ीर हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। The functional specificity of enzyme depend upon the shape and specific chemistry of enzyme. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो हम स्टार्ट में हमें समझनी है वो ये है कि एंजाइम का जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है या जो इसकी एक्टिविटी है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर। एक एंजाइम की शेप और दूसरा केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम। शेप से अगर आप मुराद लें तो इसकी एक्टिव साइट, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एंजाइम का ओवरऑल जो फंक्शन है वो इसकी एक्टिव साइट पर डिपेंड करता है। एंजाइम जो है वो कम्प्लीटली तौर पर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उसकी एक स्पेसिफिक साइट ही रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो एक्टिव साइट की जो शेप है और इसके साथ जो एंजाइम की केमिस्ट्री है यानी जो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट है, जो उसकी कंपोजिशन है, जो उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर, ये इसको डिटरमाइन करती हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो इनकी शेप पर या इसकी केमिस्ट्री पर अफेक्ट हो तो इसका मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी पर भी असरअंदाज हो रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज करे या उसकी शेप को चेंज कर दे तो इसका मतलब है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी पर भी असरअंदाज होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने ये नीचे तस्वीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होती हैं। हम आपके इस जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम जो है 3 से 4 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ओवरऑल नहीं है क्योंकि आपकी बुक का वो सिलेबस में हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है और वो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? तो जी शुरू करते हैं हम। इम्पोर्टेंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डैट अफेक्ट एंजाइम एक्शन। ठीक है जी, जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने जो है वो 9th क्लास में भी पढ़ी हैं। वहाँ पे आपने कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम नहीं पढ़ा, बाकी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो बेसिक बातें तो वही होंगी डेफिनेटली क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, लेकिन आज हम उसमें मज़ीद डिटेल भी पढ़ेंगे और मज़ीद इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हर चीज़ बहुत क्लियरली
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अरेंज करके आपके सामने जो है वो रखी जाएगी, ताकि आपको अगर असाइनमेंट बनानी हो, आपको अगर ये टॉपिक तैयार करना हो, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसी को देखकर, इन स्लाइड्स को देखकर उसको कॉपी कर लेंगे तो वो आपका टॉपिक बिल्कुल तैयार जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बस ये चीज़ बनी बनाई आपके सामने है। अब आपका काम है कि आपने इसको याद करना है, इसको नोट करना है, इसकी असाइनमेंट बनानी है और इसको प्रिपेयर करना है। तो बिला तख़ीर शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, हम उसको डिस्कस करेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखें जी, इस पहले पॉइंट में उसने क्या बातें कही हैं, ज़रा आप गौर से देखें जी। क्या कह रहा है? कहते जी कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये कब होगा? अगर एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो। ठीक है, यानी कि कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, कोई एक मीडियम ऑफ रिएक्शन मौजूद है, उसमें सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो उस वक्त एंजाइम की कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंजाइम कंसंट्रेशन के। लेकिन ये कब होगा? एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो तो फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि शुरू के अंदर जो एंजाइम की कंसंट्रेशन थी वो 1x थी। आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। यानी 2x अगर आपने किया है एंजाइम की कंसंट्रेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? डेफिनेटली हम ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से इसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ही करेंगे ना, कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आपने एंजाइम की अमाउंट डबल कर देंगे तो जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सिंपल। आगे चलते हैं। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा रीज़न है कि देखें जी, आपने एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी। एक्टिव साइट बढ़ेंगी, ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे, ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो क्या हुआ? एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हुआ कि जनाब वो एक्टिव साइट्स डबल हो गई। ठीक है, एक्टिव साइट्स बढ़ गई। एक्टिव साइट्स बढ़ी हैं तो क्या हुआ? जो सबस्ट्रेट हैं वो ज़्यादा एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं हम। दूसरा है जी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी एंजाइम एक्टिविटी पर असरअंदाज होती है। ठीक है जी, पहले हम देखते हैं जी लो कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो हो तो लो कंसंट्रेशन पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। यानी जितने सबस्ट्रेट होंगे उसी हिसाब से ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है
तो इसलिए अगर सबस्ट्रेट थोड़े होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलते हैं हम। हाई कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई हो जाए, ठीक है, और आप इंजाइम के कंसंट्रेशन को ना बढ़ाएं, मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें आपने इंजाइम कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखा है मगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। लेकिन एक वक्त आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट में चला जाएगा। यानी कि आप शुरू में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी लो, सबस्ट्रेट थोड़े थे, लो क्वांटिटी के थे, लोअर अमाउंट में थे, फिर आपने क्या किया, आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू किया। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है जी। लेकिन एक वक्त आएगा कि जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा कि रिएक्शन जो है वो रुक गया है, लेकिन एक्चुअली वो रुका नहीं है, रिएक्शन तो चल रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी जो स्पीड है वो अब आगे नहीं बढ़ रही, स्पीड मज़ीद नहीं बढ़ रही। उसकी क्या वजह है, स्पीड आगे क्यों नहीं बढ़ रही जबकि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं? उसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। रीज़न ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को तो कांस्टेंट रखा हुआ है, जबकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि जितने भी एंजाइम्स अवेलेबल होंगे उनकी एक्टिव साइट्स सारी की सारी फिल हो जाएंगी। जितने एंजाइम्स मौजूद हैं उन सब की एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगी, तमाम के तमाम एंजाइम बिज़ी हो जाएंगे, तमाम के तमाम एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई भी एंजाइम बाकी नहीं है, कोई भी एक्टिव साइट एम्प्टी नहीं है, तमाम जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, उसके ऊपर सबस्ट्रेट मौजूद हैं, तमाम एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिज़ी हो चुके हैं। तो इस वजह से अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में चला जाएगा। रिएक्शन नहीं रुका, ऐसा लगेगा, फील होगा कि रिएक्शन शायद रुक गया है, रिएक्शन नहीं रुका, रिएक्शन चल रहा है, लेकिन चूँकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सारे के सारे एंजाइम्स फिल हो गए हैं, उनकी एक्टिव साइट फिल हो गई हैं, तो इस वजह से अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एंजाइम या एक्टिव साइट सैचुरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एक्टिव साइट सैचुरेशन या सैचुरेशन ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को। ये नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ भी आपको इस समझने में हेल्प देगा। आप शुरू में देखें जी कि एंजाइम जो है मौजूद हैं, और लेकिन जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो लो है। फिर आपने क्या किया, आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए, एंजाइम आपने उतने ही रखे हैं, एंजाइम की अमाउंट नहीं बढ़ाई, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। तो क्या हुआ कि रिएक्शन भी तेज़ होता गया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया। लेकिन एक वक्त आया कि जितने भी एंजाइम्स अवेलेबल थे उन सब की एक्टिव साइट्स क्या हो गई, फिल हो गई। तो जब एक्टिव साइट्स फिल हो गई, अभी भी सबस्ट्रेट मौजूद हैं लेकिन एक्टिव साइट्स फिल हो चुकी हैं, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप देखें जो आगे आपको ग्राफ में लाइन नज़र आ रही है वो कांस्टेंट हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, यानी मज़ीद वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इससे ये बात साबित होती है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता तो है, मगर एक वक्त आता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है और जो हमारी ग्राफ लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है। क्लियर है जी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है
जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इंजाइम की एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब टेम्परेचर अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पर, तो वेरी लो टेम्परेचर पर इंजाइम की एक्टिविटी भी बहुत लो होती है। मिसाल के तौर पर 0 सेंटीग्रेड पे अगर हम टेम्परेचर को ले जाएं तो इंजाइम की एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। दूसरा हाई टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद तक आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो इंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब यह रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन या इंजाइम एक्टिविटी क्यों बढ़ती है, इसके हम रीज़न देखेंगे कि इसकी क्या वजह है। जी डियर स्टूडेंट्स, रीज़न्स देखें। पहला रीज़न ये है कि चूँकि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये मिलती है, ठीक है, और इस वजह से केमिकल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, आपने बहुत मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ी थी स्टार्ट के अंदर। तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ये उससे मिलेगी रिएक्शन को, और रिएक्शन नॉर्मली भी जो है वो यानी इंक्रीज़ हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एक डेली कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब तेज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन एंजाइम वाले केस में अगर हम देखें तो इसमें ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स या आप सबस्ट्रेट कह लें बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। अब एक सॉल्यूशन में एंजाइम्स भी मौजूद हैं, उसी के अंदर सबस्ट्रेट्स भी मौजूद हैं। आप जब उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, एंजाइम्स भी और सबस्ट्रेट भी। जब वो मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो आपस में टकराएंगे, उनके आपस में कोलिजन होगी। तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि जब वो आपस में टकराएंगे तो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पहुंचने में या एक्टिव साइट के साथ जुड़ने में ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का है मतलब ये है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है, कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से उनका एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ेंगे। अब डेफिनेटली जब वो एक्टिव साइट के साथ जुड़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज़ होता जाएगा। तो इस तरह इन सिंपल वर्ड्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और वो एक्टिव साइट के साथ जुड़ते हैं सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो फिनोमिना है ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है। जब टेम्परेचर उस लिमिट से आगे चला जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ने की बजाय लो हो जाती है, बल्कि कई दफ़ा एंजाइम्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो हम आगे यही पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। जब आप हीट को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो इससे एंजाइम की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है जी। ये वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो एंजाइम की एक स्पेसिफ़िक शेप है, जो इसकी स्पेसिफ़िक स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाएगी और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे एंजाइम डीनेचुरेशन। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम ये बात जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन हैं। प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। अब ज़ाहिर बात है कि अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स मौजूद हैं। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे
तो वो जो एंजाइम के एटम्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी जो एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप है वो ख़राब हो जाएगी। और हमने शुरू में जो बात पढ़ी है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, शेप ऑफ एक्टिव साइट और सेकंड इज़ केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है इस केस में कि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो एक्टिव साइट की शेप है वो ख़राब हो रही है। तो जब एक्टिव साइट की शेप ही ख़राब हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एंजाइम रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहेगा, उसकी वो सारी शेप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर एंजाइम रिएक्शन नहीं कर सकेगा। और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट, ये नीचे दो पिक्चर आपके सामने मौजूद हैं। इस पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल एंजाइम है और एक डीनेचर्ड एंजाइम है। तो जब एंजाइम डीनेचर्ड हो जाए तो आप देख सकते हैं कि उसकी एक्टिव जो साइट है, उसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है और वो एंजाइम रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहता, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। एनी कन्फ्यूजन कोई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी आगे चलेंगे हम। ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए जी, हर एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है। तो उस टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। इसके साथ आपके सामने ये एक टेबल भी हमने रखा है। इस टेबल के अंदर बहुत सारे आपको एंजाइम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी आपको नज़र आ रहा है। साथ ऑप्टिमम पीएच भी है और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी है। पेप्सिन का 40 सेंटीग्रेड, अल्कलीन जो है वो 50, प्रोटीएज अल्कलीन प्रोटीएज का 50, लाइपेज का 40, अल्फ़ा अमाइलेज इसका भी 40। तो ये ऑप्टिमम पीएच है, टेम्परेचर है जहाँ पे ये एंजाइम मैक्सिमम रेट ऑफ फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए, और ये याद रखिएगा कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है यही इनकी सर्टेन लिमिट भी होती है, ये आखिरी हद भी होती है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है, यानी कि आप कह लें कि लास्ट लिमिट है जहाँ तक एंजाइम जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, बियरेबल लिमिट आप कह सकते हैं, जहाँ तक एंजाइम की होती है उससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी? ओके, आगे चलेंगे हम। पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू भी देखें जी कि जो पीएच वैल्यू है ये भी एंजाइम के फंक्शन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। टेम्परेचर तो एंजाइम काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस को काफ़ी हद तक एंजाइम बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पीएच में जो चेंज होती है एंजाइम उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो आप या इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है, बियरेबल, लेकिन पीएच की जो रेंज है वो बहुत कम होती है। पीएच में स्लाइटली सा भी चेंज आ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इसलिए पीएच फैक्टर जो है वो टेम्परेचर से भी ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा आप कह लें अफेक्ट करने वाली ये चीज़ है। ठीक है जी। अब आपके सामने ये एक टेबल मौजूद है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं और उनकी ऑप्टिमम पीएच भी जो है वो दी गई है। ऑप्टिमम पीएच से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच भी होती है जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है जी।
तो आपकी बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को रट्टा मार लें और बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये टेबल पेपर में बहुत ज़्यादा आया है, इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हर साल इस टेबल में से एक कम से कम एक एमसीक्यू उठाया जाता है। तो बहुत अच्छे से इस टेबल को आपने याद करना है, डिफरेंट एंजाइम्स की जो पीएच वैल्यूज़ दी हुई हैं। जी जनाब, तो अफेक्ट ऑफ स्लाइड चेंज इन पीएच वैल्यू, देखिए हमने हेडिंग ही ये दी है कि जो पीएच वैल्यू है उसमें स्लाइटली सा चेंज भी आएगा तो उससे एंजाइम पर क्या अफेक्ट होगा। देखें जी क्या क्या अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएच वैल्यू के चेंज होने से जो एंजाइम्स हैं उनमें ज़ाहिर बात एंजाइम्स अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, तो अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है, स्पेसिफिकली एट एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट है। दूसरे नंबर पे सिर्फ एंजाइम की आयोनाइजेशन चेंज नहीं होती, बल्कि पीएच के बदलने से सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन भी चेंज हो सकती है। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे इट इज़ इन दिस रिजल्ट द एंजाइम एक्टिविटी इज़ आइदर रिटार्डेड और ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। अब चाहे सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन चेंज हो, चाहे एंजाइम की एक्टिव साइट की चेंज हो, डायरेक्ट अफेक्ट तो जाके होना है उसकी एक्टिविटी पर। तो उससे क्या होगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, रिटार्डेड हो जाएगी या कम्प्लीटली तौर पर ब्लॉक हो जाएगी और एंजाइम किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो एक्सट्रीम चेंज अगर आ जाए तो वो कहते हैं जी कि एंजाइम में मौजूद जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो ब्रेकडाउन है, डियर स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट को पढ़ते हुए अपने जहन में प्रोटीन की स्ट्रक्चर को लाएं जो आपने पढ़ा है प्रोटीन की स्ट्रक्चर में सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसलिए इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ही पाई जाती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने बॉन्ड्स देखे थे कि कितने सारे बॉन्ड्स उसमें इन्वॉल्व हैं। पेप्टाइड बॉन्ड है, उसमें हमने पढ़ा था डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट जहन में लाएंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि पीएच के चेंज होने से क्या होगा कि वो जो बॉन्ड्स हैं प्रोटीन के दरमियान, अमाइनो एसिड्स के दरमियान, वो बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे और इससे एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। नॉर्मली हमारा मसला ये होता है कि हम हर टॉपिक को दूसरे टॉपिक से अलग करके पढ़ते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमें हर कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेट करना चाहिए। अब आप एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं तो हम एंजाइम को टोटली ही एक अलग सी कोई चीज़ समझ लेते हैं कि एंजाइम अलग से ही कोई चीज़ है, लेकिन डियर स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि एंजाइम कोई अलग से चीज़ नहीं है। जो आपने सेकंड चैप्टर के अंदर प्रोटीन पढ़ा है, एंजाइम्स प्रोटीन ही तो है और क्या है। तो आप प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो टॉपिक है, उसको पहले रिवाइज़ कर लें, उसको अच्छे से जहन में बिठाएं तो आपको एंजाइम्स के बारे में समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम एंजाइम को अलग से डिस्कस करते हैं, प्रोटीन को अलग से डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो समझ ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए टॉपिक्स को आपस में इंटर रिलेटेड ज़रूर किया करें, इससे आपको इंशाल्लाह आप भूलेंगे भी नहीं और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर रहेंगे, क्लियर कट, ठीक है ना जी। जी बिल्कुल आगे चलेंगे हम। लें डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया जी, काफ़ी लेंथी हो गया टॉपिक, लेकिन मेरी कोशिश ये थी और इरादा ये था कि मैंने आज इंशाल्लाह ये ख़त्म करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये सारा टेबल है जो आपकी बुक में दिया गया है और उसकी पीएच वैल्यूज़ में से जो क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस टेबल में से लाजमी एक एमसीक्यू जो है वो बनता है, तो बहुत अच्छे से आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद जी ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आप अपनी बुक पे नोट करें, ठीक है जी, और इसको मार्क करें और इसको अच्छे से याद करें
आपके जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जब शाम को ग्रुप की प्राइवेसी ख़त्म की जाएगी तो उस टाइम भी आप ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जाते जाते आपसे फिर वही बात करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं ताकि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों तक, उन लोगों तक भी पहुँचें और वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम अपने अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।